तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ऑप्शन, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है और भारत में हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है, लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। ये सभी जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो नहीं था वह था चित्तौड़। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह। जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। चित्तौड़ जो है ये विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है और एनटीपीसी ने तेलंगाना में 100 मेगावाट की तैरती और ऊर्जा परियोजना का संचालन यह कर रहा है। तो राज्य पूछा जाएगा तो तेलंगाना में, याद रखिएगा, और ये 100 मेगावाट का है। और किस कंपनी के द्वारा ये परियोजना की शुरुआत हुई है? तो एनटीपीसी के द्वारा। चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन नारकोस किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था? तो चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था और रेलवे सुरक्षा बल ने इस अभियान के तहत एक माह में करीब 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों के उत्पादों को जब्त किया है। तो किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था? तो आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में दिया गया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर दिया गया है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें तो आपका कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है यानी कि आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे एक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है WCED, द्वारा वर्ष 1987 में जो प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आशय है कि जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करें। तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, यानी कि कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है ओजोन द्वारा? तो ये कहता है परावैंगनी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओजोन को O3 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है ओजोन, जो कि वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ज़मीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है। ये पूछा था ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन। तो यहाँ पे पूछा गया आपका कि ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो परावैंगनी विकिरण को ये अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है ग्रीन हाउस गैस, दूसरी तरफ स्रोत दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, ऑटोमोबाइल, तो ये आपका गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर हो गया और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। तो ऑटोमोबाइल नहीं है, उत्सर्जन इसका होता है वातानुकूलित यंत्रों से, रेफ्रिजरेटर से होता है, न कि ऑटोमोबाइल द्वारा। तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? तो यह 33%। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देखा जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 39% भाग पर वन होने आवश्यक हैं, ताकि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण जो है 2/3 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 33% सही हुआ है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तकनीक में जो है पशुओं के पदचिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। 10वां प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह शब्दावली जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं आर्य माशेलकर द्वारा दिया गया था। गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति ग्रह। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। और बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक यानी कि देखा जाए तो 1,42,984 किलोमीटर जो है इसका व्यास है। और यदि पूछा जाए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि जो उपग्रह की संख्या के आधार पे, तो उपग्रह जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। शनि के इस समय 82 उपग्रह हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के हिसाब से पूछा गया है तो बृहस्पति होगा। सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है वह? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी दिया गया है, गलत है। यहाँ पे नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पे। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी नांगल बांध सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, हीराकुंड बांध महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकृत करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार यह आपका वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आपका अवाद योग्य हैं। तो मौलिक अधिकार पूछ दिया गया, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये आपका वाद योग्य हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका वर्णन है, जो कि ये अवाद योग्य हैं। तो ये ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारतीय संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 66(1) में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका जो है चुनाव यानी कि निर्वाचन होता है। तो
तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो किया गया था 1989 के आम चुनाव में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से यह प्रभावी हुआ था। तो नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था नवंबर 1989 में, और यह 9वीं लोकसभा का आम चुनाव था। कौन सा? तो 9वीं लोकसभा का आम चुनाव था, जिसमें पहली बार जो 18 वर्ष के नवयुवकों द्वारा निर्वाचन यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। तो सन याद रखिएगा 1989। कौन सा संविधान संशोधन पूछा जाता है जिसमें मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1988 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, सहकारी कृषि। देखा जाए तो 20वें दशक में भारत में सहकारी कृषि की दशा में प्रारंभिक प्रयास हुए थे, और स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास भी किया गया था, और सहकारी कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो किया गया नीति आयोग के अधीन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया, और यह कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और अटल नवप्रवर्तन मिशन ये संघीय बजट 2015 में की गई थी। इसकी घोषणा के अनुरूप जो है नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है, और इसका उद्देश्य देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थान जो हैं, और जितने भी एमएसएमई क्षेत्र हैं और औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का बेहतर वातावरण बनाना है इसका उद्देश्य। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना, परीक्षण, प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? तो ये शोध का प्रश्न है जो है, तो इसका सही विकल्प होगा प्रयोगात्मक विधि। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना, परीक्षा, प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक, तो ऑप्शन देख सकते हैं, सक्रिय मानी जाती या निष्क्रिय मानी जाती थी, तटस्थ मानी जाती थी या प्रछन्न मानी जाती थी? तो यहाँ पे सक्रिय मानी जाती थी। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम गुरुकुल प्रणाली जैसी भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणालियों से यह प्रेरित था, और आपको पता होगा कि अधिगम की प्रतिक्रियाओं में सफलता का कार्य के प्रकार, सीखने के लक्ष्यों की समझ और निर्देश प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की प्रभावशीलता से संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक क्या मानी जाती थी? तो सक्रिय मानी जाती थी। और अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है पेडागॉजी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागॉजी कहा जाता है, और यह शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन है। और एंड्रोगॉजी जो दिया गया है यह प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण से संबंधित है, और यह वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान है एंड्रोगॉजी। तो दोनों याद रखिएगा। बच्चों के लिए पूछा जाए तो पेडागॉजी होगा, और प्रौढ़ के लिए यानी कि वयस्क के लिए पूछा जाए तो एंड्रोगॉजी। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
ये ऑप्शन इसलिए नहीं सही है, यहाँ पे दिया गया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, बिल्कुल गलत है। और लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, ये भी आपका गलत है। सुपर कंप्यूटर में देखा जाए तो हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और ये ताकि जो है इनका प्रोसेसिंग तीव्र हो और इन्हें विशिष्ट प्रयोजनों हेतु जो है विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार और प्रयोग किया जाता है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़कर डाटा को अत्यधिक तीव्र गति से संसाधित करते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU जिसे कहा जाता है। तो पहला दिया गया गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, दूसरा है डेटा का संग्रह करता है, तीसरा है तुलनाएं करता है, चौथा है निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU के बारे में पूछा गया है। तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, जैसे कि अरिथमेटिक नाम से ही स्पष्ट है, तो पहला तो सही है। डेटा का संग्रह करता है, गलत है, डेटा का संग्रह नहीं करता है ये। और तुलनाएं करता है, तो बिल्कुल सही है। ALU जो है आपका तुलनाएं भी करता है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ये भी आपका गलत है। तो पहला और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है आपका। मैटर ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप देखेंगे तो इस तरह जो है रहता है और जिसे स्क्रॉल बार कहा जाता है, तो हम इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह है, तो डोमेन नेम में यदि लास्ट में .edu.us है तो यह USA यानी कि अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। .edu यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है यह, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, तो एब्सोल्यूट URL बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम मशीन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को समाहित करता है और जो है संपूर्ण पता जो है डायरेक्टरी एवं फाइल हो गया। और एब्सोल्यूट एड्रेस जो है ये आपका स्थिर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी लोकेशन होता है। एब्सोल्यूट लिंक होता है जो कि नेटवर्क सर्वर पर मौजूद एक विशिष्ट फाइल के लिए डायरेक्ट हाइपरलिंक होता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट URL दिया गया में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फर्स्ट पेपर जो है कॉमन पेपर होता है जो सभी के लिए अनिवार्य होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है GS के पूछे जाते हैं। तो ये केवल GS का जो है प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 प्रश्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो ये आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने जो कि कदम नाम दिया गया को किस भारतीय संस्था ने अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है का IIT मद्रास के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम को IIT मद्रास ने अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन ने 65 एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ अब तक कुल 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह की खोज की है? तो ये किया गया नासा के द्वारा। नासा क्या है? तो ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 65 एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ अब तक कुल 5000 से अधिक जो है बाह्य ग्रह की खोज की जा चुकी है। इसरो आपका इंडियन स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2022 में भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले निजी मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है एक्सियोम मिशन फर्स्ट, AX फर्स्ट यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
और ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है? जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। तो वह कहलाएगा आपका अवधारणा मानचित्रण। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक अवधारणा मानचित्र एक आरेख या हम कह सकते हैं चित्रात्मक उपकरण है जो अवधारणाओं एवं विचारों के बीच संबंधों को दृष्टिगत रूप से यह प्रदर्शित करता है। अंतिम प्रश्न है, मुख्यतया सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शब्द चित्र तकनीक के रूप में। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्यतया सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो है वो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है और उसे हम शब्द चित्र तकनीक के रूप में जानते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो परिदृश्यों और स्थितियों को दर्शाने वाली कहानियों की प्रतिक्रियाओं या टिप्पणियों से धारणाओं, विचारों या विश्वासों को प्राप्त करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न। तो यह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन अभी जारी हुआ है उसका एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल तक होने की संभावना है। तो उसके लिए ये आपका चौथा जीएस पेपर के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।